Hello everyone. Today we will see our next topic, investment function. देखो किसी भी इकोनॉमी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट और फुल एम्प्लॉयमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है उसे अटेन करने के लिए इन्वेस्टमेंट जो है वो मेजर रोल प्ले करता है। जब इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो इससे सिर्फ एग्रीगेट डिमांड में ही इंक्रीज नहीं होता, एग्रीगेट सप्लाई में भी इंक्रीज होता है। बेसिकली अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट मींस कि कोई शेयर या स्टॉक खरीदना या फिर ऐसे कार्यों में अपना धन लगाने से लिया जाता है जिससे हमारी इनकम की जो प्राप्ति है उसकी संभावना बढ़ जाती है, यानी कि इनकम जो है वो जनरेट होती है। यहाँ पर अगर हम क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की बात करें, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, सेविंग एज वेल एज इन्वेस्टमेंट बोथ आर अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने सेविंग को एंड इन्वेस्टमेंट को दोनों को ही रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन माना है। सेविंग इज अ डायरेक्ट फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट while इन्वेस्टमेंट इज एन इनडायरेक्ट function of rate of interest. An adjustment in rate of interest bring about equilibrium in money market. It means rate of interest में adjustment करके हम money market में equilibrium ला सकते हैं। बट जो केन्स थे वो इससे एग्री नहीं थे, तो केन्स ने अपने व्यूज दिए। अकॉर्डिंग टू केन्स, इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स ऑन द एक्सपेक्टेड रिटर्न्स ऑन इट। इन्वेस्टमेंट टेक प्लेस इन एन इकोनॉमी बिकॉज इट गिव्स सर्टेन रिटर्न्स। उनका मानना था इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट इसलिए किया जाता है क्योंकि ये हमें कुछ रिटर्न्स जो है देती है। इन्वेस्टमेंट करने से हमें कुछ ना कुछ रिटर्न्स मिलता है। द रिटर्न to investment can be known by estimating marginal efficiency of investment. It refers to addition in total output when capital stock increased by 1 unit. Now we will discuss types of investment. There are many types like financial investment, real investment, induced investment, autonomous investment, private investment, public investment, gross investment, net investment, planned investment and unplanned investment. तो वन बाय वन हम इसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड रियल इन्वेस्टमेंट। देखो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट केन्स के अकॉर्डिंग कि जो मनुष्य है, जो उसके पास धन है, जो मनी है, उसको वो दो प्रकार से या टू टाइप से यूज कर सकता है। या तो वो शेयर, स्टॉक या पुरानी कंपनियां खरीदने में उसे यूज कर सकता है, या फिर कोई वो नई मशीन या नई बिल्डिंग्स बनवाने में या नया फॉर्म लगाने में उसको यूज कर सकता है। तो उन्होंने बताया कि अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट जो है वो शेयर या फिर स्टॉक होगा या पुरानी कंपनियों को खरीदने के लिए लगाते हैं तो ये सिर्फ ऑनरशिप में ही चेंज करता है। इसका इंडिविजुअली तो महत्व है, इंडिविजुअली तो इसकी इंपॉर्टेंस है, लेकिन अगर सामाजिक दृष्टि से देखें तो इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि इसमें इसके इस प्रकार के निवेश से जो कुल रोजगार है, जो एम्प्लॉयमेंट है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ पर हम एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि राम है, राम के पास किसी कंपनी के कुछ शेयर हैं और वो किसी अनदर पर्सन मोहन को जो है वो बेच देता है। तो मोहन के लिए तो ये एक इन्वेस्टमेंट होगा, बट अगर हम एक ग्रॉस लेवल पर देखें तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि ये जो निवेश होता है ये सिर्फ हमारी ऑनरशिप में ही चेंज करता है। तो ये एक तरीके का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी में इंक्रीज नहीं करता, जो हमारी कैपिटल एसेट्स में इंक्रीज नहीं करता, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होता। लेकिन अगर वहीं रियल इन्वेस्टमेंट की बात करें, रियल इन्वेस्टमेंट मीन्स अगर हम इन्वेस्टमेंट जो है कोई नई मशीन, नई बिल्डिंग्स या नई फर्म्स बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये इस प्रकार का जो इन्वेस्टमेंट होता है दैट इज नोन एज रियल इन्वेस्टमेंट, जिससे हमारी इकोनॉमी में प्रोडक्शन कैपेसिटी में इंक्रीज होने के साथ साथ जो कैपिटल एसेट्स है उनमें भी इंक्रीज होता है और जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी बढ़ जाती हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट।
देखो जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होता है वो प्रॉफिट एंड इनकम इलास्टिक होता है। इनकम बढ़ने के साथ साथ हमारा इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होता है और इनकम कम होने पर हमारा इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाता है। तो इस प्रकार का जो निवेश होता है वो निजी क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर में किया जाता है। तो यहाँ पर हम इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का डायग्राम भी देख सकते हैं। यहाँ पर एक्सिस पे हमने इनकम लिया और यहाँ पर हमने लिया है इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर देखो क्लियर हो रहा है कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है हमारा जो इन्वेस्टमेंट का लेवल है वो भी बढ़ता है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो इनकम एंड प्रॉफिट इन इलास्टिक होता है और इनकम के साथ अगर हम देखें कि इनकम हमारी कम हो या ज्यादा हो तो निवेश में इसके आधार पर कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। बेसिकली इस प्रकार का जो निवेश है वो न्यू टेक्निक न्यू इनोवेशन के लिए किया जाता है। इकोनॉमी में रिसेशन या अनएम्प्लॉयमेंट है उसको दूर करने के लिए किया जाता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो यहाँ पर हम डायग्राम देख सकते हैं कि इनकम का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट। देखो जो हमारा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इसे इंडिविजुअल द्वारा प्रॉफिट अर्न करने के लिए मीन्स निजी व्यक्ति जो है लाभ कमाने के उद्देश्य से निवेश करता है। और जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होता है आगे दो तत्वों पर निर्भर करता है, MEC एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर MEC ज्यादा है, इफ MEC इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इन्वेस्टमेंट जो इंडिविजुअल है वो अपना इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करते हैं। और अगर MEC लेस देन है रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वो इन्वेस्टमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते। और अगर MEC इक्वल है रेट ऑफ इंटरेस्ट के तो ये अनडिटर्मिनेट है, अनिश्चित है, तो ये डिपेंड करता है दूसरे फैक्टर्स पर। इसे हम आगे भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो देश की केंद्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है और इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो वेलफेयर में इंक्रीज करना, सिक्योरिटी पर्पस के लिए या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मींस नेट इन्वेस्टमेंट प्लस में रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? अकॉर्डिंग टू पीटरसन, replacement investment is that investment which maintains intact a given stock of capital. अब net investment क्या है? net investment भी दिया हुआ, net investment is equal to gross investment minus में depreciation. gross investment में से अगर हम depreciation को minus कर दे तो हमें इकोनॉमी में जो net investment है उसका पता चल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा planned investment and unplanned investment. Planned investment is also known as voluntary investment. जब इन्वेस्टर को ये या हम ये कहें कि जब एक इन्वेस्टर जो है प्लानिंग बनाकर कोई योजना बनाकर निवेश करते हैं तो उस प्रकार के निवेश को हम प्लान्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जैसे मान लो एक उद्यमी है, एंटरप्रेन्योर है, इन्वेस्टर्स हैं, वो पहले से ही डिमांड में होने वाले जो चेंजेस है उनको प्रिडिक्ट कर लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट कौन सा होगा? प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। अनप्लान्ड क्या होता है कि जैसे उन्होंने कुछ जो प्लान किया होता है उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट नहीं होता है कि अचानक से क्या होता है कि मान लो डिमांड कम हो जाए तो डिमांड कम होने के कारण जो इन्वेस्टर्स हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके बाद बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज का जो स्टॉक है वो जमा हो जाता है। तो ये स्टॉक और जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो स्टॉक है ये इनकी इच्छा के, ये इनकी प्लानिंग के अगेंस्ट होता है, योजना के विरुद्ध होता है। तो इस प्रकार के भंडार में वो अपने इच्छा के विरुद्ध ही उन्हें निवेश करना पड़ता है। तो इस प्रकार का जो निवेश होता है वो अनप्लान्ड होता है और अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट इज आल्सो नोन एज involuntary investment. So these are the some types of investment. Now we will discuss determinants of induced investment. निवेश में वृद्धि करने की प्रेरणा जो है उसे निवेश प्रेरणा या इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट कहते हैं। और निवेश प्रेरणा से, इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट से हमें ये ज्ञात होता है कि एक एंटरप्रेन्योर, एक इन्वेस्टर
इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में जो इन्वेस्टर्स हैं वो प्रॉफिट अर्न करने के ऑब्जेक्टिव से इन्वेस्टमेंट करते हैं और उनके पास दो ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो वो अपने पास्ट की सेविंग का यूज करके इन्वेस्टमेंट करें या किसी अनदर पर्सन से उधार लेकर इन्वेस्टमेंट करें। दोनों ही कंडीशंस में उन्हें रिस्क उठाना पड़ता है। अगर वो अपनी पास्ट की सेविंग को यूज करके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उन्हें रिस्क उठाने के साथ साथ जो उन्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता था उसका सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अगर वो किसी अनदर पर्सन से लोन लेकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उन्हें रिस्क के साथ साथ अनदर पर्सन जिससे उसने लोन लिया, उधार लिया, उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि एक इन्वेस्टर जो है वो कब निवेश करेगा। वो तभी निवेश करना पसंद करते हैं जब निवेश से प्राप्त, इन्वेस्टमेंट से प्राप्त जो प्रोस्पेक्टिव यील्ड है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा हो, यानी कि अनुमानित आय जब ब्याज की दर से ज्यादा होगी तभी इन्वेस्टर जो है जोखिम उठाना पसंद करेंगे, निवेश करना पसंद करेंगे। तो केन्ज ने निवेश से प्राप्त जो अनुमानित आय है इसी को ही पूंजी की सीमांत उत्पादकता, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कहा है। इट मीन्स इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट जो है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट के डिफरेंस पर डिपेंड करती है। तो वन बाय वन हम इसे डिस्कस करेंगे। पहला आता है हमारा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। अगर हम इसे डिफाइन करें तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या है? जब हम कैपिटल की एडिशनल यूनिट का यूज करते हैं और जितने प्रॉफिट्स हमें मिलने की पॉसिबिलिटी होती है उसे ही हम मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कहते हैं। मींस पूंजी की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से जितना लाभ मिलने की संभावना होती है उसे पूंजी की सीमांत उत्पादकता कहते हैं। और अभी हमने ये डिस्कस किया कि एक इन्वेस्टर जो है उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो वो अपने पास्ट की सेविंग को यूज करके इन्वेस्टमेंट कर सकता है या फिर वो किसी से उधार लेकर जो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। दोनों ही कंडीशन में उसे रिस्क जो है उठाना पड़ता है। एमईसी आगे दो तथ्यों पर डिपेंड करती है, एक हमारी अनुमानित आय प्रोस्पेक्टिव यील्ड और दूसरी है सप्लाई प्राइस पूर्ति कीमत। प्रोस्पेक्टिव यील्ड क्या है? अनुमानित आय किसे कहते हैं? किसी पूंजीगत वस्तु, जैसे अगर कोई भी कैपिटल गुड, जैसे हमने मशीन ले लिया तो मशीन की जो अनुमानित आय से अभिप्राय उस कुल आय से है जो मशीन के संपूर्ण जीवन काल में उपलब्ध होती है। यानी कि अगर हम कोई मशीन यूज कर रहे हैं और अगर हमने उसे 20 साल तक यूज किया तो 20 साल यूज करने से हमें जो भी उस मशीन से जो रिटर्न्स मिले, जो हमें आय मिले, वो हमारी क्या है? अनुमानित आय। अगर हमें नेट रिटर्न्स को निकालना हो, शुद्ध प्रतिफल का अनुमान लगाना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? जो मशीन है उसके एनुअल प्रोडक्शन में से कॉस्ट को माइनस कर देते हैं और किसी मशीन के जीवन काल में प्रत्येक वर्ष के ये जो नेट रिटर्न्स है इनको जोड़कर हम प्रोस्पेक्टिव यील्ड ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम प्रोस्पेक्टिव यील्ड को फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद आता है सप्लाई प्राइस पूर्ति कीमत। पूर्ति कीमत से अभिप्राय किसी भी मशीन की कॉस्ट से है। ये जो कॉस्ट है वो एक्सिस्टिंग मशीन की कॉस्ट ना होकर बिल्कुल नई मशीन की लागत होती और उसे उस मशीन की रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कहा जाता है। अगर आगे बात करें तो जो हमारी प्रोस्पेक्टिव यील्ड है, अगर इसमें से हम सप्लाई प्राइस को माइनस कर दें देन वी कैन फाइंड आउट मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो हमारी सप्लाई प्राइस होती है वो स्थिर होती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इट मींस एमईसी पर जो सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है वो किसका पड़ता है? प्रोस्पेक्टिव यील्ड का। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो केन्ज के अकॉर्डिंग जो ब्याज की दर है वो
मुद्रा की पूर्ति और मुद्रा की मांग। मुद्रा की मांग डिमांड फॉर मनी मीन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस पर डिपेंड करती है। फिर आगे केज ने एक्सप्लेन किया कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मुद्रा की पूर्ति जो सप्लाई ऑफ मनी है वो स्थिर रहती है। इट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर किसका सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है? मुद्रा की मांग का। तो आगे केज ने बताया कि एक्चुअल में ब्याज इंटरेस्ट है क्या? वास्तव में ब्याज जो है वो तरलता को यानी कि लिक्विडिटी जो कैश है हमारे पास उसको सैक्रिफाइस करने का एक रिवार्ड है, तरलता को त्यागने का पुरस्कार है ब्याज। ब्याज की दर जितनी अधिक होगी हम अपने पास नकद में जो हमारे पास रखा हुआ है कैश उतना ही उसे त्यागने के लिए सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार रहेंगे, और ब्याज की दर जितनी कम होगी लोग मुद्रा को नकद के रूप में रखना पसंद करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट आगे हम लोगों ने डिस्कस भी किया ऊपर कि इफ MEC मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये किसके लिए फेवरेबल होगा? इन्वेस्टमेंट के लिए, यानी एंटरप्रेन्योर्स जो है वो इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेंगे। अगर MEC इज लेस देन रेट ऑफ इंटरेस्ट देन कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता इकोनॉमी जो है एंटरप्रेन्योर जो है इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करते। अगर दोनों इक्वल है, इफ MEC इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इन्वेस्टमेंट पर अदर फैक्टर लाइक कितना इन्वेस्टमेंट में रिस्क इन्वॉल्व है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। तो दीज आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। अभी हमने जो पीछे डिस्कस किया उसे अब हम एक डायग्राम से भी देखेंगे। OX एक्सिस पे हमने इन्वेस्टमेंट लिया है और OY एक्सिस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड MEC। R जो है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट को शो कर रहा है। हमने मान लिया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो स्थिर है, कांस्टेंट है। MEC हमारी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल रिप्रेजेंट कर रही है। अगर मान लो कितना इन्वेस्टमेंट किया जाता है? OL1 पर अगर हम देखें MEC इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पर हम चेक भी कर सकते हैं कि MEC कितनी है? E1 L1 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? AL1। इट मीन्स MEC इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेंगे और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर कितना कर देंगे? OL कर देंगे, जहां पर MEC एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट एक दूसरे के इक्वल है इस E पॉइंट पर। अगर इकोनॉमी में OL2 इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि जो हमारा MEC है वो लेस देन है रेट ऑफ इंटरेस्ट से। यहाँ पर हम चेक करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? E2 L2 एंड MEC कितनी है? BL2। इट मीन्स ये जो E1 B1 ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? MEC इज लेस देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स को इन्वेस्टमेंट को हानि होती है और वो इन्वेस्टमेंट में कमी कर देते हैं और कमी करके कौन से लेवल पर ले आते हैं? OL लेवल पर, जहां पर MEC एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट एक दूसरे के इक्वल होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इन्वेस्टमेंट। इसमें सबसे पहला पॉइंट है हमारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड इनोवेशन। देखो प्रोफेसर नॉर्मन एंड F कीजर के अकॉर्डिंग जब भी इकोनॉमी में टेक्नोलॉजिकल चेंज होता है तो उसका भी इफेक्ट जो है वो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट पर पड़ता है। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर हम लेबर सेविंग एंड कैपिटल सेविंग जो मशीन्स है हमारी उनका डेवलपमेंट होने से इन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट जो है वो काफी मात्रा में बढ़ गया। शिम्पेटर के अकॉर्डिंग उन्होंने भी सेम बात की, अगर इकोनॉमी में इनोवेशन होता है, इनोवेशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो हम लोग देखते हैं गाड़ीज हैं, स्कूटर है, टेलीविजन है, AC है, तो इनमें इनोवेशन होने के कारण या इनोवेशन जो इनमें होते रहते हैं उनके कारण भी इन्वेस्टमेंट में वृद्धि हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा डिस्कवरी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे हमारे मिनरल्स हैं, पेट्रोल्स हैं,
अगर इनके नए स्रोत की खोज होती है तो भी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर एग्जिस्टिंग सोर्सेज का प्रोडक्शन इकोनॉमी में कम हो जाता है या वो नष्ट हो जाते हैं तो इन्वेस्टमेंट में कमी भी हो जाती है। इट मीन्स डिस्कवरी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जो है इट इज आल्सो हेल्पफुल फॉर इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा गवर्नमेंट पॉलिसीज। अब गवर्नमेंट की पॉलिसीज लाइक मॉनेटरी पॉलिसीज हैं, फिस्कल पॉलिसी है, इसका भी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट पर इफेक्ट पड़ता है। अगर गवर्नमेंट चीप मॉनेटरी सिस्टम अपनाती है तो इससे क्रेडिट क्रिएशन होता है और हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ जाता है। इसी तरीके से अगर मान लो गवर्नमेंट टैक्सेस कम कर देती है तो टैक्सेस कम होने के कारण भी हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, क्योंकि जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनको अपने टैक्स की कुछ जो पोर्शन है, इनकम का कुछ पोर्शन है, जब टैक्सेस कम होंगे तो वो गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, तो वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा फॉरेन ट्रेड। अगर किसी भी इकोनॉमी में फॉरेन ट्रेड की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, हम ज्यादा फॉरेन ट्रेड करते हैं, तो ये भी इन्वेस्टमेंट पर एक फेवरेबल इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसे हेल्पफुल है इन्वेस्टमेंट के लिए? अगर इकोनॉमी में किसी भी तरीके की कोई डिस्टरबेंस नहीं है, पीसफुल एनवायरनमेंट है, तो इसका भी इन्वेस्टमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, फेवरेबल इफेक्ट पड़ता है। अगर इकोनॉमी में डिस्टरबेंसेस हो रही हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट भी इफेक्ट होता है और हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सपेक्टेशंस। देखो, अगर इन्वेस्टमेंट करने से प्रॉफिट मिलने की जो पॉसिबिलिटी है वो ज्यादा है तो हमारा नेचुरल है इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा। इट मीन्स हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस पर भी डिपेंड करता है। इसके अलावा अगर हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो ऑप्टिमिस्टिक हैं तो भी हमारा इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा। लेकिन अगर इकोनॉमी में रिसेशन आ जाए तो हम जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो जानते हैं कि रिसेशन है तो इन्वेस्टमेंट करने से ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, तो इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो जाता है। अगर ऐसा होता है, मान लो अगर रिसेशन है तो रिसेशन टाइम पीरियड में जब प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं करता तो यहाँ पर फिर पब्लिक सेक्टर जो है वो इन्वेस्टमेंट करता है, और ये जो इन्वेस्टमेंट होता है वो प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करता है कि वो भी इन्वेस्टमेंट करें, जिसको हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे। और इस जो टाइप का इन्वेस्टमेंट होता है उसे हम पम्प प्राइमिंग एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर इकोनॉमी में पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है तो इसका भी इन्वेस्टमेंट पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि पॉपुलेशन जो है हमें उसे डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करवाने के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। वो डिफरेंट सर्विसेज रोडवेज हो सकती है, हमारी पब्लिक यूटिलिटीज की सर्विसेज हो सकती हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, हाउसेज हैं, कंज्यूमर गुड्स हैं। तो इन सारी सर्विसेज प्रोवाइड करवाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ जाता है। इसके बाद आता है प्राइस लेवल। प्राइस लेवल का भी इन्वेस्टमेंट पर इफेक्ट पड़ता है। अगर कॉन्टिन्यूसली प्राइसेस में इंक्रीज हो रहा है तो जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनकी प्रॉफिट्स बढ़ने की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि प्राइसेस बढ़ रही हैं तो वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। और अगर प्राइसेस कम होने की ट्रेंड चल रहा है, इनकी प्राइसेस हमारी कम हो रही है या कम होती हुई दिखाई दे रही है तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो भी कम हो जाता है। तो इस तरीके से प्राइस लेवल भी हमारे इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट करता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा मार्केट स्ट्रक्चर। अब देखो, मार्केट स्ट्रक्चर में हम डिस्कस करते हैं कि इकोनॉमी में कंपटीशन है या नहीं है जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं। अगर किसी गुड के बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं तो उनमें नेचुरल है कंपटीशन होगा अपने प्रोडक्शन को लेके, तो वो अपनी कॉस्ट को कम से कम करने के लिए जो है नई टेक्निक्स का यूज करते हैं, न्यू मशीन्स का यूज करते हैं। तो हम देखेंगे कि जब वो न्यू टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं तो उन्हें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। इट मीन्स हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ जाता है। अगर इकोनॉमी में मोनोपोली है, अब मोनोपोली है तो इट मीन्स देयर इज नो कंपटीशन बिटवीन द प्रोड्यूसर।
कोई कंपटीशन नहीं, तो वो अपनी पुरानी टेक्निक से ही प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखते हैं, तो इसका इन्वेस्टमेंट पर अनफेवरेबल इफेक्ट पड़ता है। फिर आता है हमारा इकोनॉमी में फाइनेंस कितना अवेलेबल है। अगर हमें फाइनेंस जो है इन्वेस्टमेंट के लिए इजीली अवेलेबल हो जाता है तो ये इन्वेस्टमेंट पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। नेक्स्ट आता है हमारी कंडीशन इन द लेबर मार्केट, कि लेबर मार्केट में कंडीशन कैसी है। अगर हमारी जो लेबर है वो एजुकेटेड है, स्किल है, किसी प्रकार का डिस्प्यूट नहीं है, किसी प्रकार का कोई हड़ताल नहीं हो रही है, तो ये भी हमारे इन्वेस्टमेंट पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। तो इट मीन्स हमारा अगर लेबर मार्केट में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं है, तो हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा द प्रेजेंट स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स। अगर इकोनॉमी में जितने हमें कैपिटल गुड्स चाहिए उनका जो स्टॉक है एट प्रेजेंट, जितना हमें स्टॉक चाहिए वो कम है, तो नेचुरल है हमारा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, अदरवाइज कम हो जाएगा। अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है हमारी ओवरऑल, तब भी हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। नेक्स्ट आता है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर। अब देखो, हम जानते हैं कि पब्लिक सेक्टर जो इन्वेस्टमेंट करती है उसका जो उद्देश्य होता है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट करना, सोशल वेलफेयर को इंक्रीज करना के लिए किया जाता है। और हम ये भी जानते हैं कि पब्लिक सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो इनकम या प्रॉफिट इनइलास्टिक होता है, यानी कि लाभ और आय से प्रेरित नहीं होता। इनका जो उद्देश्य होता है वो सामाजिक कल्याण में वृद्धि करना होता है। इसके अलावा अगर इकोनॉमी में रिसेशन है तो हम ये भी जानते हैं कि वहां पे प्राइवेट सेक्टर जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करता, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रॉफिट एंड इनकम इलास्टिक होता है। अगर उनकी आय बढ़ने की या प्रॉफिट इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी होती है तभी वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो रिसेशन टाइम पीरियड में पब्लिक सेक्टर जो है इन्वेस्टमेंट करता है टू प्रमोट द इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, और इसी इन्वेस्टमेंट को हम पम्प प्राइमिंग एक्सपेंडिचर भी कहते हैं, जिसको अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया है। नाउ वी विल डिस्कस मेजर टू स्टिमुलेट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। रोजगार पर निवेश में होने वाले जो परिवर्तन है उनका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। अगर हम इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को अचीव करना चाहते हैं तो हमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को स्टिमुलेट करना चाहिए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो यहाँ पर हम वन बाय वन डिफरेंट मेजर्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज रिडक्शन इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो कई अर्थशास्त्रियों का जो बेसिकली जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उनका ये विचार था कि जो इन्वेस्टमेंट है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर निर्भर करता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट इलास्टिक है। इट मींस रेट ऑफ इंटरेस्ट में अगर इंक्रीज होता है तो हमारा इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है। तो केन्स जो थे स्टार्टिंग में वो भी इसके फेवर में थे, सपोर्ट में थे, और उनका मानना था कि अगर हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को स्टिमुलेट करना चाहते हैं तो हमें चीप मॉनेटरी सिस्टम को अपनाना चाहिए। और इस नीति के अनुसार जो मंदी काल, जब रिसेशन होता है इकोनॉमी में, तो इन्वेस्टमेंट को स्टिमुलेट करने के लिए हमें जो हमारे मुद्रा अधिकारी हैं उनको जानबूझकर रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर देना चाहिए। पर बाद में केन्स ने जनरल थ्योरी में अपने डिफरेंट व्यूज दिए और उन्होंने कहा कि ब्याज की दर जो है वो इंटरेस्ट इलास्टिक ना होकर इनकम इलास्टिक होती है। उसके फिर आगे उन्होंने दो कारण भी बताए। पहला ये कि ब्याज की दर एक सीमा से कम नहीं हो सकती, क्योंकि ये लिक्विडिटी प्रेफरेंस पर निर्भर करती है, डिपेंड करती है, और लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व एक सीमा के पश्चात हॉरिजॉन्टल हो जाता है। फिर सेकेंड रीजन उन्होंने क्या बताया कि निवेश पर, इन्वेस्टमेंट पर ब्याज की अपेक्षा, रेट ऑफ इंटरेस्ट की अपेक्षा MEC मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का अधिक प्रभाव पड़ता है। और फिर यही कारण उन्होंने माना कि इसी दो कारणों के कारण जब इकोनॉमी में मंदी होती है और मंदी के दिनों में जब ब्याज की दर कम भी कर दी जाती है तब भी निवेश में ज्यादा वृद्धि नहीं हो पाती। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा रिडक्शन इन
टैक्सेस। देखो, ये माना जाता है कि हमें जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इकोनॉमी में इन्वेस्ट करते हैं, उन पर टैक्सेस का जो बर्डन है वो कम से कम होना चाहिए, क्योंकि अगर हम उन पे लार्ज स्केल पर टैक्सेस लगाते हैं तो उसका कारण एमईसी पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो हमारे कई इकोनॉमिस्ट थे जैसे कुरिहारा, हैंसन, लर्नर, उन्होंने ये व्यूज दिए कि हमें टैक्स प्रणाली में ऐसे इम्प्रूवमेंट, सुधार करने चाहिए जिससे इन्वेस्टमेंट करने वाले जो इन्वेस्टर्स हैं उन पर कर का बर्डन कम से कम पड़े। लेकिन इसी में एक दूसरा विचार भी निकल के आया कि अगर हम टैक्सेस को कम कर देते हैं तो इसका एक रिजल्ट क्या होता है कि हमारी जो गवर्नमेंट की जो रिवेन्यू है वो कम हो जाती है। तो गवर्नमेंट की जब रिवेन्यू कम होगी तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर कम होता है, इफेक्टिव डिमांड हमारी कम हो जाएगी, देन इसका इन्वेस्टमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा कि हमारा इफेक्टिव डिमांड कम होने के कारण इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगा, यानी कि गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेंडिचर, वो कम हो जाएगा। तो इसलिए ये हमें क्या कोशिश करनी चाहिए कि टैक्सेस में अगर हम कमी कर रहे हैं तो हमें दूसरे जो साधन है जो गवर्नमेंट की रिवेन्यू को बढ़ा सकते हैं, तो उस प्रकार के प्रयत्न करने चाहिए जिससे गवर्नमेंट की रिवेन्यू को बढ़ाया जा सके। तो इसके लिए सरकार जो है इनडायरेक्ट जो टैक्सेस है उसमें इंक्रीज कर सकती है, जो लग्जरीज गुड्स है उन पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगा सकती है। नेक्स्ट आता है हमारा पॉलिसी ऑफ वेज कट। पॉलिसी ऑफ वेज कट के अकॉर्डिंग हम रियल वेजेस में, वास्तविक मजदूरी में कमी करके निवेश को बढ़ा सकते हैं। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का ये मानना था कि इस ऑब्जेक्टिव की, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें जो मॉनेटरी वेज है उसको कम करके हम लोग इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसका आगे उन्होंने एक्सप्लेन भी किया कि अगर हम मॉनेटरी वेज को कम करते हैं तो इससे हमारी जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। प्रोडक्शन कॉस्ट कम होने के कारण एग्रीगेट डिमांड जो है हमारी बढ़ेगी और जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो ज्यादा निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। पर जो केन्स थे उन्होंने इस बात का समर्थन नहीं किया और उन्होंने कहा कि निवेश में वृद्धि करने के लिए अगर हम वास्तविक मजदूरी को कम करते हैं तो इसके लिए हमें नगद मजदूरी में कमी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने आगे इसका रीजन भी बताया कि अगर हम मॉनेटरी वेजेस को कम करते हैं तो इससे केवल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही कम नहीं होगी बल्कि जो मजदूर हैं उनकी इनकम भी कम हो जाएगी, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ने की अपेक्षा कम हो जाएगा। तो उन्होंने आगे विचार दिया कि वास्तविक मजदूरी को, रियल वेजेस को कम करने के लिए हमें प्राइस लेवल, कीमत स्तर में वृद्धि कर देनी चाहिए। तो कीमत स्तर में वृद्धि करके हम रियल वेजेस, वास्तविक मजदूरी को कम करके निवेश को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। देखो, हम जानते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो काफी सारी जो, चाहे वो सोशल सिक्योरिटीज हों जैसे बीमा है, अनएम्प्लॉयमेंट है, सब्सिडीज हैं, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज पर काफी सारा एक्सपेंडिचर करती है। इसके अलावा जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोडवेज है, पुल है, हमारे हॉस्पिटल्स है, इन पर भी बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर करती है। तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को स्टिमुलेट करने में हेल्पफुल होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा प्राइस सपोर्ट पॉलिसी। अगर प्राइसेस में कोई भी फ्लक्चुएशंस हैं, यानी कि कोई भी उतार चढ़ाव आ रहा है, तो उसका निवेश पर प्रभाव पड़ता है और ये प्रभाव प्रतिकूल होता है। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि अगर हम निवेश को बढ़ाना चाहते हैं तो प्राइस में स्टेबिलिटी लाई जाए। तो इसके लिए सरकार जो है बेसिकली प्राइस सपोर्ट पॉलिसी को अपनाती है और इस नीति के अंतर्गत कुछ जो हमारी आवश्यक वस्तुएं होती है उनका क्रय विक्रय सरकार द्वारा खुले बाजार में ही किया जाता है, ताकि डिमांड एंड सप्लाई, मांग और पूर्ति की शक्तियों में संतुलन स्थापित करके कीमतों पर काबू पाया जा सके। तो सरकार क्या करती है, जब कीमतें गिर रही होती हैं तो सरकार द्वारा उन वस्तुओं को खरीदकर उनका स्टॉक कर लिया जाता है और जब कीमतें बढ़ने लगती हैं तो सरकार उस स्टॉक को बेचना शुरू कर देती है, जिससे
कीमतों में होने वाली जो वृद्धि है उसको रोका जा सके। तो इस प्रकार से हम लोग प्राइस में स्टेबिलिटी लाकर भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को स्टिमुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा हमें जो मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज हैं उसको भी समाप्त करना चाहिए। इसका सबसे बड़ा प्रभाव क्या होगा कि जो न्यू फॉर्म्स हैं वो भी उस पर्टिकुलर गुड का प्रोडक्शन करने लगेंगे, जिससे इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रमोशन ऑफ द रिसर्च। देखो, सरकार को रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंडिचर करना चाहिए, जिससे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो उससे लाभ उठा सके और अधिक से अधिक निवेश करने के लिए प्रोत्साहित हो सके। इसके बाद आता है पम्प प्राइमिंग एक्सपेंडिचर। तो मंदी के दिनों में निजी निवेश जो होता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में बहुत ज्यादा कमी आ जाती है और इसको प्रोत्साहित करने के लिए सरकार इन्वेस्टमेंट करती है। तो इस प्रकार का जो इन्वेस्टमेंट होता है इसे ही हम पम्प प्राइमिंग एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो पम्प प्राइमिंग एक्सपेंडिचर दो प्रकार से किया जाता है, या जो निवेश है उसे दो प्रकार से प्रोत्साहित किया जाता है। पहला, जब सरकार सरकारी निवेश में वृद्धि करती है तो सरकार अपना निवेश बढ़ाने के लिए बैंकों से ऋण लेती है। तो इस प्रकार बैंकों के पास जो भी धन आइडल कैश के रूप में होता है वो सरकार उधार ले लेती है, और इसका आगे क्या प्रभाव पड़ता है कि इससे बैंक जो होते हैं वो क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, जिसके कारण निवेश को प्रोत्साहन मिलता है। सेकंड, जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है, तो मल्टीप्लायर इफेक्ट के कारण हमारी जो इनकम है उसमें कई गुना ज्यादा वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी प्रोत्साहन मिलता है। और इसका क्या कारण होता है, क्योंकि प्राइवेट जब हमारी आय बढ़ती है तो आय में वृद्धि अधिक होने के कारण हमारी इफेक्टिव डिमांड बढ़ जाती है, और पम्प प्राइमिंग एक्सपेंडिचर नीति बेसिकली जो है वो मंदी के दिनों में निजी निवेश को बढ़ाने के लिए एक स्टिमुलेट का काम करती है जब हमारी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है। तो दीज आर द सम मेजर्स टू स्टिमुलेट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम पब्लिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं। मेथड्स टू रेज पब्लिक इन्वेस्टमेंट। पब्लिक इन्वेस्टमेंट मीन्स जो निवेश सरकार के द्वारा किया जाता है, और सरकार जो निवेश करती है वो किस प्रकार से करती है, जैसे हॉस्पिटल्स बनवा दिए, हाउसेस बनाने में, रोडवेज बनवाने में, रेलवे, स्कूल्स को बनाने में। तो इस प्रकार से जब सरकार निवेश करती है तो इससे देश में इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ जाता है। और हम जानते हैं कि किसी भी देश में जो सार्वजनिक निवेश होता है वो महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि जब इकोनॉमी में रिसेशन होता है तो उस समय प्राइवेट सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो पब्लिक सेक्टर वहां पर इन्वेस्टमेंट करके उसकी सप्लाई जो है कर सकते हैं, मीन्स इन्वेस्टमेंट की पूर्ति कर सकते हैं, निवेश की पूर्ति कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि सार्वजनिक निवेश को बढ़ाने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे टैक्सेशन, लोन्स एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग। पहला आता है टैक्सेशन। देखो, सरकार को निवेश बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मात्रा में टैक्स लगाने चाहिए। इसका क्या प्रभाव होगा कि जब सरकार टैक्सेस लगाएगी तो गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू है टैक्सेस से वो बढ़ जाएगी, तो सरकार इस रेवेन्यू को आगे इन्वेस्टमेंट पर एक्सपेंडिचर कर सकती है। लेकिन टैक्सेशन को काफी क्रिटिसाइज किया गया, क्योंकि जो क्रिटिसाइजर थे उनका मानना था कि हमें टैक्सेशन का जो मेथड है वो मेथड यूज नहीं करना चाहिए। उन्होंने इसका रीजन भी बताया, क्योंकि जब हम टैक्स लगाते हैं तो इससे जो लोग हैं उनकी इनकम कम हो जाती है, और इनकम जब कम होती है तो उनकी परचेजिंग पावर भी कम हो जाती है। तो जो क्रिटिसाइजर थे उन्होंने कहा कि हमें सार्वजनिक निवेश को बढ़ाने के लिए बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगाने चाहिए। अगर टैक्स लगाए भी जाते हैं तो वो बहुत कम मात्रा में होने चाहिए। इसके बाद सेकंड आता है लोन्स। देखो, अब सरकार सार्वजनिक निवेश को बढ़ाने के लिए
दो प्रकार से लोन ले सकते हैं, या तो वो इंडिविजुअली निजी ऋण ले या फिर वो दूसरा बैंकों से भी लोन ले सकती है। तो बैंकों से लोन लेना ज्यादा बेटर है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है एक उचित ब्याज दर पर बैंकों से लोन लेकर उसे इन्वेस्टमेंट कर सकती है। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि गवर्नमेंट जो भी इन्वेस्ट करेगी वो फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल से पहले होना चाहिए इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अगर फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो इससे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। यानी कि जब आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन करेगा, सॉरी, जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट, तो वहां पर वस्तुओं और सेवाओं की, गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस बढ़ने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है डेफिसिट फाइनेंसिंग। देखो, कई लोगों का विचार है कि सार्वजनिक निवेश को बढ़ाने के लिए नए नोट को छापने की जो विधि है या मेथड है वो सबसे अच्छा है, डेफिसिट फाइनेंसिंग जिसे हम कहते हैं, नए नोट इशू करना। ये जो मेथड है वो इसलिए अच्छा माना जाता है कि इससे हम बड़ी इजीली जो है अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं। लेकिन डेफिसिट फाइनेंसिंग से जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अराइज हो सकती है वो है इन्फ्लेशन की। तो इन्फ्लेशन के सॉल्यूशन के लिए, उसके समाधान के लिए भी बहुत सारे जो सपोर्टर्स थे उनका कहना था कि जब देश में बेरोजगारी हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, तो उस स्थिति में हमें नए नोट जो है छापने चाहिए, तो उस स्थिति में कोई भी इन्फ्लेशन नहीं होगा। तो इस तरीके से ये कुछ मेथड्स हैं कि हम लोग जिसको अपनाकर पब्लिक इन्वेस्टमेंट को रेज कर सकते हैं, उसे बढ़ा सकते हैं।